तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है माय हस्बैंड डजंट लव मी। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एक कार से जो अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क पर अपनी फुल रफ्तार से दौड़ रही थी। उस कार में बैठा हुआ एक बच्चा अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा हमें और कितनी देर लगेगी घर जाने में। ये सुनकर उस बच्चे की मम्मा स्माइल करते हुए कहती हैं, बस कुछ देर और बेबी, हम अभी घर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर वो बच्चा कहता है, मुझे भूख लगी है मम्मा। तो उस बच्चे की मम्मा स्माइल करने लगती हैं और उसके डैड जो कार को ड्राइव कर रहे थे वो कहते हैं, बस कुछ देर और से चैन, हम अभी घर पहुंच जाएंगे। फिर मैं, तुम और तुम्हारी मम्मा और हमारा लिटिल बनी, हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे और मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट फूड खिलाऊंगा। ये सुनकर सिचन लगभग चिल्लाते हुए कहता है, याहू, फिर तो मज़ा आएगा। जैसे ही सिचन ये बोलता है, मिसेस लैन कहती हैं, सिचन चिल्लाओ मत, लानजान सो रहा है ना, वो जाग जाएगा। ये सुनकर सिचन तुरंत अपनी गोद में देखता है और देखता है कि उसका छोटा भाई सो रहा है और वो कहता है, ओ मम्मा, मैं तो भूल गया था कि लानजान सो रहा है, सॉरी, अब मैं बिल्कुल शोर नहीं बन जाऊँगा। ये कहकर वो अपने छोटे भाई के बालों को सहलाने लगता है और स्माइल करने लगता है, जो देखकर मिसेस लैन भी स्माइल करने लगती हैं और वो अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगती हैं। कुछ देर तक ऐसे ही गाड़ी का माहौल बहुत खुशनुमा रहता है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से गाड़ी का माहौल चेंज हो जाता है। मिस्टर लैन अचानक से बहुत ही ज़्यादा घबराने लगे थे, जो देखकर मिसेस लैन कहती हैं, हस्बैंड क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा घबरा क्यों रहे हैं। तो मिस्टर लैन कहते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। पर उनके शब्द उनके चेहरे का साथ नहीं दे रहे थे, जो देखकर मिसेस लैन दोबारा पूछती हैं, हस्बैंड मुझे बताइए क्या हुआ है, आप अचानक से इतने ज़्यादा घबरा क्यों रहे हैं, क्या हुआ है। तो मिस्टर लैन कहते हैं, पता नहीं वाइफी, अचानक से गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे। ये सुनकर मिसेस लैन बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और वो कहती हैं कि क्या, गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे। तो मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ, गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ पर गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे कुछ बताओ, मैं क्या करूँ। मिस्टर लैन बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे, जो देखकर मिसेस लैन और भी ज़्यादा घबरा जाती हैं। वो मुड़कर अपने बच्चों की तरफ देखती हैं, उनके बच्चे स्माइल करते हुए एक साथ बैठे हुए थे। सिचन अभी भी स्माइल कर रहा था और अपने भाई के बालों को सहला रहा था, जो देखकर मिसेस लैन और भी ज़्यादा रोने लगती हैं। वो लगभग रोते हुए कहती हैं, हस्बैंड कुछ करो, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हस्बैंड प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ गाड़ी को रोको, कुछ करो। ये कहकर मिसेस लैन बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं, जो देखकर सिचन भी रोने लगता है और उसकी रोने की वजह से लैनजान जो वही सो रहा था वो भी जाग जाता है और वो भी रोने लगता है। मिस्टर लैन भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन अपनी फैमिली की तरफ देखकर वो जैसे तैसे थोड़ी हिम्मत इकट्ठी करके कहते हैं, वाइफी शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी गाड़ी को कंट्रोल कर लूँगा, हम सब ठीक है, हम सबको कुछ नहीं होगा, मैं सबको बचा लूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूँगा। तुम जाओ बच्चों को संभालो, देखो बच्चे कितने डर गए हैं, दोनों रो रहे हैं, जाओ उन्हें संभालो, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, हम सब आराम से घर जाएंगे, हम सब डिनर करेंगे एक साथ बैठकर, किसी को कुछ नहीं होगा, तुम जाओ बच्चों को संभालो। ये कहकर वो मिसेस लैन को वहाँ से खड़ा करते हैं। मिसेस लैन जैसे तैसे उठकर सीट से अपने बच्चों के पास आती हैं और उन्हें हग करके टाइटली बैठ जाती हैं। वो दोनों बच्चों को शांत करते हुए कहती हैं, रोना बंद करो सिचन, रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है बेबी, रोना बंद करो, मम्मा है ना यहाँ पर, लिटिल बनी, रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मिसेस लैन ये बोल तो रही थी, लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जो देखकर बच्चे और भी ज़्यादा रो रहे थे। मिस्टर लैन गाड़ी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे अनकंट्रोल होती जा रही थी। तभी मिसेस लैन देखती हैं कि सामने से एक ट्रक आ रहा है, जिसे देखकर वो अपने बच्चों को टाइटली हग कर लेती हैं और लगभग चीखते हुए कहती हैं, हनी। एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ वो गाड़ी उस ट्रक से जाकर टकरा जाती है और कुछ देर के लिए बिल्कुल शांति छा जाती है। ये इतना भयानक और इतना बुरा एक्सीडेंट था, उस कार की हालत इतनी ख़राब थी कि उस कार को देखकर लग नहीं रहा था उसमें कोई ज़िंदा बचा होगा। लेकिन तभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती है और एक लेडी के कराने की। मिसेस लैन अपना सर उठाकर अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं
और धीरे से आवाज़ देती हैं, हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड। पर मिस्टर वांग कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। उनके ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी, जो देखकर मिसेस लैन बिल्कुल टूट जाती हैं। मिसेस लैन को भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी। उनकी बॉडी के हर एक हिस्से से खून निकल रहा था। उनकी सांसें उनका साथ छोड़ने को तैयार थी, लेकिन तभी उन्हें उनके बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। इसीलिए वो जैसे तैसे खुद को घसीटते हुए अपने बच्चों के पास लेकर जाती हैं और सिचन के गाल पर अपने खून से भरा हाथ रखते हुए कहती हैं, सिचन, रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। बेबी, रोना बंद करो, तुम तो मामा के ब्रेव बॉय हो ना, रोना बंद करो। फिर वो अपने दूसरे बच्चे की तरफ देखकर कहती हैं, माय लिटिल बनी, माय लॉन्सन, प्लीज़ रोना बंद करो बेबी, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। ये कहते हुए मिसेस लान ब्लड वॉमिट करती हैं, जो देखकर बच्चे और भी ज़्यादा रोने लगते हैं। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। वो अपनी मम्मी पापा की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मिसेस लैन कहती हैं, लानसान, मुझे माफ़ कर देना। मामा ने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो उस ट्री को आपके साथ बड़े होता हुआ देखेंगी, पर मामा उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर देना और उस ट्री का ख्याल रखना, ठीक है? फिर वो सिचन की तरफ देखकर कहती हैं, सिचन, तुम तो मामा के ब्रेव बॉय हो ना, तुम तो लानसान से बड़े हो, हमारे बनी का ख्याल रखना और अपना भी। मुझे पता है मैं तुम्हारे छोटे से कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालकर जा रही हूँ, पर प्लीज़ अपनी मम्मा को माफ़ कर देना और लानसान का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। ये कहती हुई मिसेस लैन की भी डेथ हो जाती है। वो दोनों छोटे से मासूम से बच्चे उस सुनसान सड़क पर अकेले खड़े अपने माँ बाप की लाश के आगे रो रहे थे। सीन चेंज होता है। उस एक्सीडेंट को हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं। एक आलीशान घर के आगे एक कार आकर रुकती है और उस कार में से एक बहुत ही खूबसूरत मैन निकलता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होगी, और वो उस मेंशन के अंदर चला जाता है। वो अपने लंबे लंबे कदमों से सीधा स्टडी रूम में जाता है और एक चेयर पे जाकर बैठ जाता है और अपने हाथों से अपने सर को सहलाने लगता है। शायद उसके सर में दर्द था। वो वहाँ पर बैठा ही था कि तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है, जो कहता है, सिचन, क्या तुम आ गए? ये बात सुनकर सिचन तुरंत अपनी चेयर से खड़ा होता है और सामने देखते हुए कहता है, अंकल, आप यहाँ कब आए? आप तो जापान में थे ना? आपने मुझे बताया क्यों नहीं आज आप आने वाले हैं? आप अगर मुझे बता देते तो मैं आपको लेने आ जाता। सिचन की बात सुनकर अंकल बहुत ही रूडली जवाब देते हैं, मैं बस अभी कुछ देर पहले आया हूँ। ये सुनकर सिचन कहते हैं, अंकल क्या हुआ, आप गुस्से में लग रहे हैं? तो अंकल कहते हैं, क्योंकि मैं गुस्से में हूँ सिचन। ये सुनकर सिचन कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? क्या किसी सर्वेंट ने कोई बदतमीज़ी की? तो अंकल कहते हैं, नहीं, मुझसे किसी ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैं बस तुम्हारी वजह से गुस्से में हूँ। ये सुनकर सिचन कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, क्यों, क्या मैंने कुछ किया? क्या मैंने क्या किया अंकल? आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं? मैं तो आपसे अभी मिल रहा हूँ। क्या मैं आपको लेने नहीं आया इसलिए आप मुझसे नाराज़ हैं? पर आपने मुझे बताया ही नहीं था कि आप आने वाले हैं। ये सुनकर अंकल कहते हैं, सिचन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी और वजह से नाराज़ हूँ। मैं तुम्हारे फैसले की वजह से नाराज़ हूँ। तुमने इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे ले लिया। एक बार भी मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। क्या तुम्हें लगता है तुम जो फैसला ले रहे हो वो सही है? ये सुनकर सिचन कहते हैं, ओह, तो आप उस बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता चल गया? तो अंकल कहते हैं, हाँ, पता चल गया। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है? ये सुनकर सिचन कहता है, हाँ, मुझे पता है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, ये उसके लिए बेहतर है। ये सुनकर अंकल कहते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता तुम्हारे इस फैसले में वो खुश है। ये सुनकर सिचन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है अंकल, वो खुश है। अगर वो खुश नहीं भी है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि उसके लिए ये फैसला ठीक है। ये सुनकर अंकल कहते हैं, कम से कम एक बार उसके चेहरे को तुम देख तो लो ध्यान से कि तुम्हारे इस फैसले के बाद उसकी हालत क्या है। उसने लगभग 24 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे इस फैसले से वो खुश है। ये सुनकर सिचन हैरान होते हुए कहते हैं, क्या वांग जी ने 24 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं है? ये सुनकर अंकल कहते हैं, सिचन, तुम्हें नहीं पता था?
मुझे तो सर्वेंट ने आते ही बता दिया कि लिटिल यंग मास्टर कुछ खा पी नहीं रहे हैं और तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। ये सुनकर सिचन गुस्से में तुरंत सर्वेंट को आवाज़ देता है, जोया। जोया तुरंत वहाँ दौड़ती हुई आती है और कहती है, जी मास्टर। उसे देखकर सिचन कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि लिटिल यंग मास्टर 24 घंटे से कुछ खा पी नहीं रहे हैं। सिचन का गुस्सा देखकर जोया बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वो डरते हुए कहती है, फू मास्टर, मैंने आपको कॉल किया था पर आपका कॉल आपकी सेक्रेटरी ने उठाया और उसने कहा कि आप मीटिंग में हैं, मैं आपको बाद में कॉल करूं। और जब मैंने आपको बाद में कॉल किया तो आप सिटी से बाहर गए थे। उसने कहा कि आप बाद में आएंगे। मुझे लगा कि आप शाम को घर वापस आ जाएंगे, पर आप शाम को घर वापस ही नहीं आए और जब मैंने आपको कॉल भी नहीं लग रहा था। जोया ये सब एक ही सांस में बोल देती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। जोया की बात सुनकर सिचन को खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उसको ऐसे गुस्सा करता देखकर चिरेन कहते हैं, सिचन, ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, वांग जी को मनाओ, उसे समझाओ, शायद तुम्हारी बात को वो समझ जाए। ये सुनकर सिचन जोया से पूछते हैं, जोया, लिटिल मास्टर कहाँ हैं? तो जोया कहती है, मुझे नहीं पता लिटिल मास्टर कहाँ है मास्टर। ये सुनकर चिरेन कहते हैं, क्या मतलब तुम्हारा जोया? क्या वांग जी घर पर नहीं है? तो जोया कहती है, नहीं, वो 2 घंटे पहले ही अपनी बाइक को लेकर कहीं घर से बाहर गए हैं। मैंने उनसे पूछा था वो कहाँ जा रहे हैं, पर उन्होंने मुझे बताया नहीं। ये सुनकर चिरेन सिचन से कहते हैं, सिचन, वांग जी को ढूंढो, वो बहुत गुस्से में है, जल्द से जल्द उसे ढूंढो, देखो वो कहाँ गया है। ये सुनकर सिचन तुरंत वांग जी को कॉल लगाते हैं, पर वांग जी कॉल पिक नहीं करता। तो सिचन एक दूसरे नंबर पर कॉल करते हैं। कॉल पिक होती है, उधर से एक मैन की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सिचन तुरंत कहते हैं, जॉन, अभी के अभी लिटिल यंग मास्टर को ढूंढो, तुम्हारे पास बस आधा घंटा है। आधे घंटे में मुझे उसकी लोकेशन चाहिए, पता करो कि वो कहाँ है। ये सुनकर जॉन कहता है, जी मास्टर, मैं बस अभी पता करता हूँ, मैं अभी ढूंढता हूँ लिटिल यंग मास्टर को। ये कहकर कॉल कट हो जाती है। सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क पर अपनी बाइक के साथ एक लड़का अकेला खड़ा हुआ था। वो लड़का बहुत गुस्से में था। गुस्से में होने के बावजूद भी वो लग बड़ा हैंडसम रहा था। वो वहाँ खड़ा ही था कि तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है, जिसे वो लड़का देखने लगता है। वो उस कार की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक से उस कार में से 2 हट्टे कट्टे आदमी बाहर आते हैं, जो देखकर वो लड़का तुरंत अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो लड़का वहाँ से जा पाता उससे पहले ही वो आदमी उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे पकड़कर उसकी बाइक से नीचे उतारते हैं, फिर उसे खींचते हुए उस कार की तरफ ले जाने लगते हैं, जो देखकर वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम दोनों ने सुना नहीं अभी मैंने क्या कहा? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अगर तुम दोनों ने अभी के अभी मुझे नहीं छोड़ा ना तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ये कहकर वो लड़का लगातार चिल्लाया जा रहा था, पर वो दोनों आदमी उसकी एक बात नहीं सुनते। वो उसे ऐसे ही खींचते हुए ले जाते हैं और उस कार की बैक सीट पर बिठा देते हैं। वो लड़का बहुत ही गुस्से में कार के अंदर इधर उधर देख रहा था। वहाँ पर एक और आदमी बैठा था। वो लड़का उस आदमी की तरफ देखकर कहता है, भाई अपने इन चमचों से कहिए मुझे यहाँ से जाने दे, मेरा रास्ता ना रोके, मुझे यहाँ से जाना है। ये सुनकर सिचन कहते हैं, नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, हम अब घर चल रहे हैं। तो वांग जी कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं घर तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दीजिए। ये कहकर वो कार का डोर ओपन करने लगता है, जो देखकर सिचन तुरंत जॉन से कहते हैं, जॉन कार स्टार्ट करो, हम अभी के अभी घर चल रहे हैं। तो जॉन तुरंत कार स्टार्ट कर देता है, जो देखकर वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, मुझे घर नहीं जाना, जॉन कार रोको, जॉन कार रोको, मैंने कहा ना जॉन कार रोको। पर जॉन उसकी एक बात नहीं सुनता, जो देखकर वांग जी तुरंत सिचन से कहता है, भाई जॉन से कहिए कार रोके, मुझे घर नहीं जाना। वांग जी का गुस्सा देखकर सिचन कहते हैं, वांग जी तुम इतना गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ है? ये सुनकर वांग जी कहता है, भाई आपको नहीं पता कि मैं गुस्से में क्यों हूँ? कम से कम एक बार तो मुझसे ये पूछा होता कि आप जो फैसला ले रहे हो मेरे लिए, क्या मैं वो चाहता हूँ या नहीं। ये सुनकर सिचन कहते हैं, वांग जी तुम्हारे लिए ये फैसला बिल्कुल ठीक है। वो ओमेगा एक अच्छी लड़की है, अच्छी फैमिली से है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। ये सुनकर वांग जी कहता है, अगर वो ओमेगा इतनी ही अच्छी है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आप तो मुझसे बड़े हैं ना, आप तो 30 साल के हो चुके हैं ना, आप अकेले कब तक रहोगे? आप शादी क्यों नहीं करते? ये सुनकर सिचन कहते हैं, वांग जी मैं शादी नहीं कर सकता, अभी मैं शादी नहीं कर सकता।
तो वांग जी कहता है क्यों क्यों शादी नहीं कर सकते आप, और आप मुझसे कह रहे हैं मैं शादी कर लूँ, जबकि आप मुझसे बड़े हैं और मेरी उम्र सिर्फ अभी 26 साल है, और आप मुझसे कह रहे हैं मैं शादी कर लूँ, क्यों आप शादी क्यों नहीं करते। ये सुनकर सिचेन कहते हैं वांग जी मैं शादी इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता जो ओमेगा मैं अपने घर लेकर आऊँगा वो तुम्हारा ख्याल रख पाएगा या नहीं, वो तुमसे वैसा प्यार करेगा या नहीं जैसा मैं चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। आगे वक्त किसी ने नहीं देखा, पता नहीं वो ओमेगा कैसा होगा जिससे मैं शादी करूँगा, जिससे मैं अपने घर लेकर आऊँगा, पता नहीं वो तुम्हारा ख्याल रख पाएगा भी या नहीं, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि मेरे अलावा भी तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई और है, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ वांग जी तुम ये शादी करो, वो ओमेगा एक अच्छी लड़की है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम खुश रहोगे उसके साथ, मेरा यकीन करो। ये सुनकर वांग जी कहता है ब्रदर मुझे पता है कि आप जिसको भी मेरे लिए चुनोगे वो अच्छा इंसान होगा, पर फिर भी मैं शादी अभी नहीं करना चाहता। तो सिचेन कहते हैं क्यों क्यों तुम शादी नहीं करने चाहते, क्या तुम्हें कोई और पसंद है। तो वांग जी कहता है नहीं ब्रदर मुझे कोई पसंद नहीं है, बस मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अकेला, मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, खास करके तो एक ओमेगा तो बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ खुद के साथ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता मेरी ज़िंदगी में आकर कोई मुझ पर रूल करे, मुझ पर हुक्म चलाए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वांग जी की बात सुनकर सिचेन कहते हैं वांग जी अकेले रहकर कोई भी खुश नहीं रह सकता, हर इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, जिससे हम अपनी लाइफ, अपनी खुशियाँ, अपना दर्द सब कुछ बांट सकते हैं, हम उससे वो कह सकते हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते, वो हमारा एक हिस्सा होता है। हाँ इंसान अकेला खुश रह सकता है, लेकिन जब हमारा पार्टनर हमारे साथ होता है तो वो खुशियाँ डबल हो जाती हैं। सिचेन वांग जी को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांग जी समझने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है नहीं ब्रदर मुझे शादी नहीं करनी, मैं फिर भी शादी नहीं करना चाहता। वांग जी की बात सुनकर अब सिचेन को गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में कहते हैं वांग जी तुम ये शादी कर रहे हो, दैट्स फाइनल, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। ये कहकर वो कार की विंडो से बाहर देखने लगते हैं। वांग जी भी अपनी थकी हारी उदास आंखों से बाहर देखने लगता है। कुछ मिनट में गाड़ी लैन हाउस पहुंच जाती है। जैसे ही गाड़ी लैन हाउस के बाहर रुकती है वांग जी तुरंत कार से उतरता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो एक बार भी सिचेन की तरफ नहीं देखता और ना ही उससे बात करता है। सिचेन भी कार से उतरते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं और वो अपनी उदास आंखों से वांग जी को जाते हुए देखते हैं। उनके सर में बहुत दर्द था, इसीलिए जोया को आवाज़ देते हुए कहते हैं जोया एक कप कॉफ़ी स्टडी रूम में ले आओ। ये कहकर वो स्टडी रूम में चले जाते हैं। सीन चेंज होता है। एक कमरे में एक लड़की रोते हुए अपनी माँ से कह रही थी माँ मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मुझे कोई और पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर उस लड़की की माँ गुस्से में कहती है अपनी बकवास बंद करो, मुझे वो लड़का वो अल्फ़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं कराऊंगी, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैंने फिक्स की है। ये कहकर वो औरत उस रूम से चली जाती है और वो लड़की रोते हुए वहीं बेड के पास ज़मीन पर बैठ जाती है और वो रोते हुए कहती है माँ आप समझ नहीं रही हैं, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती और मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आपको लगता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरा ख्याल रखता है, वो बहुत अच्छा है माँ, बहुत अच्छा, मैं ये शादी नहीं कर सकती, कभी नहीं। ये कहते हुए वो लड़की ज़मीन पर ही सो जाती है। इवनिंग का टाइम हो रहा था। यान ली बेजान सी होकर सोफे पर बैठी हुई थी। उसके शरीर को देखकर हम ये कह सकते हैं हाँ ये ज़िंदा है, सांसें ले रही है, पर उसकी आंखों में कोई ज़िंदगी नहीं थी। उसकी आंखों को देखकर कोई भी ये कह सकता है ये लड़की अंदर से मर चुकी है, इसके अंदर अब ज़िंदगी बाकी नहीं है। यान ली वहाँ बैठी अपनी खाली आंखों से न जाने कहाँ देख रही थी। तभी उसको एक बेहद ब्यूटीफुल मैग्नेटिक वॉइस सुनाई देती है, सीजिए। ये आवाज़ सुनकर यान ली अब कहीं जाकर थोड़ा मूव करती है और मुड़कर देखती है। सामने की तरफ एक लड़का खड़ा हुआ था। उस लड़के के हाथ में ट्रैवल बैग था। वो लड़का बहुत खूबसूरत था। उसका फेस बिल्कुल किसी बेबी की तरह था और उसकी आंखें
उसकी आंखें इधर से उधर मंडराती हुई चुलबुली तितलियों की तरह थीं। वो बहुत खूबसूरत था। उसे देखकर यानली के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जो देखकर वो लड़का भी स्माइल करता है और लगभग दौड़ता हुआ जाकर यानली को हक कर लेता है और चीखता हुआ कहता है, सिचे सिचे सिचे, आई मिस यू सो मच, कैसी हैं आप? ये सुनकर यानली तुरंत अपनी स्माइल छुपा लेती है और लगभग गुस्से में अपना मुंह बनाते हुए कहती है, तुमने मुझे मिस किया? झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम तो मुझे भूल गए आशियान। ऐसा नहीं है सिचे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं दुनिया भूल सकता हूँ, सांस लेना भूल सकता हूँ, पर आपको कभी नहीं भूल सकता। एक इकलौती आप ही हैं इस घर में जिसके लिए मैं चाइना वापस लौटा हूँ। वरना आप अच्छे से जानती हैं, इस घर में आपके अलावा मुझे और कोई यहाँ नहीं चाहता। मुझे कोई और पसंद नहीं करता कि मैं इस घर में आऊँ। ये कहते हुए विंग की आवाज़ थोड़ी डाउन हो जाती है, जो देख कर यानली की आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं। जो देखकर विंग यानली के चेहरे को अपनी पाम में लेते हुए कहता है, सिचे, आपको ऐसे उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे इन सब बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आंट यू मुझे चाहे कितने भी ताने क्यों ना मारे, मैं आपसे मिलने हमेशा इस घर में आता रहूँगा और आपको ऐसे ही हमेशा तंग करता रहूँगा। ये सुनकर यानली के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी विंग कहता है, और वैसे भी आपकी तो शादी होने वाली है और सोन टू बी ब्राइड को ऐसे रोना सूट नहीं करता। ये सुनकर यानली बिल्कुल अंदर से टूट जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसकी बची कुची सांसों को भी उसके शरीर से निकाल कर बाहर कर दिया। उसकी आंखें और भी ज़्यादा खाली हो जाती हैं, पर उसकी स्माइल कहीं नहीं जाती। वो अभी भी स्माइल करते हुए विंग की तरफ देख रही थी। विंग ऐसे ही बड़बड़ किए जा रहा था। वो यानली को अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में सब कुछ बता रहा था। यानली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्या कह रहा है। उसको तो बस ज़ोर ज़ोर से रोने का मन कर रहा था। पता नहीं वो कैसे खुद को कंट्रोल कर रही थी। उसे जब खुद से कंट्रोल नहीं होता, उसे महसूस होता है कि अगर और वो ऐसे ही विंग के पास खड़ी रही तो उसका कंट्रोल लूज़ हो जाएगा और वो रोने लगेगी। तो वो विंग से कहती है, विंग ऐसा करो, तुम जाओ और आराम कर लो। तुम बहुत दूर से लंबा सफ़र करके आए हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो, फिर हम सब एक साथ बैठकर डिनर करेंगे और फिर मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। तो मुझे सब कुछ बताना, ठीक है? ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है सिजे, और वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। यानली अपनी खाली मरी हुई आंखों से विंग को जाते हुए देख रही थी। लगभग 2 घंटे बाद डाइनिंग टेबल पर विंग मुस्कुराते हुए सबको ग्रीट कर रहा था। जैसे ही मैडम यू विंग को देखती हैं, उनको तुरंत गुस्सा आ जाता है। वो लगभग गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैडम यू की आवाज़ सुनकर विंग की स्माइल तुरंत गायब हो जाती है। वो अपना सर नीचे करके चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है, कोई जवाब नहीं देता। उसकी ये खामोशी देखकर मैडम यू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लगभग चीखते हुए कहती हैं, मैंने कुछ पूछा, तुमने सुना नहीं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तभी यानली की आवाज़ आती है, माँ, उसे मैंने यहाँ बुलाया है। ये सुनकर मैडम यू कहती हैं, तुमने इसे यहाँ बुलाया है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना यानली? कल तुम्हारी शादी है, तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन, और तुमने इस मनहूस को यहाँ बुला लिया। ये सुनकर यानली कहती है, माँ, आप उसे बार बार मनहूस कहना बंद कीजिए। मेरा आशियान मनहूस नहीं है। ये सुनकर मैडम यू कहती हैं, क्यों ना कहूँ उसे मनहूस? वो मनहूस है। पैदा होते ही अपनी माँ को निकल गया और 1 साल बाद अपने बाप को। इसके आने के बाद ही सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। ये सुनकर यानली कहती है, माँ, आप अच्छे से जानती हैं उस सब में आसियान की कोई गलती नहीं थी। अंकल की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, और आंट की मौत कैसे हुई ये मुझसे बेहतर आप जानती हैं। आपको अच्छे से पता है इस सब में आसियान की कोई गलती नहीं थी, तो हर बार उसे दोष देना बंद कीजिए। ये सुनकर मैडम यू कहती हैं, कोई गलती नहीं थी? कैसे कोई गलती नहीं थी? इसकी गलती थी। इसका होना ही सबसे बड़ी गलती है। अगर ये ना होता तो ऐसे सब कुछ बर्बाद नहीं होता। आज सब कुछ ठीक होता। सब कुछ इसकी वजह से हुआ। सब कुछ इसने बर्बाद कर दिया, सब कुछ। मैडम यू लगातार ऐसे ही विंग को कोसे जा रही थी। मैडम यू के शब्द विंग के दिल पर बिल्कुल तेज़ाब की तरह गिर रहे थे। विंग वहाँ पर सर झुकाए चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे।
वो बहुत कोशिश कर रहा था अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछने की, उन्हें रोकने की, पर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये सब जब वहीं पर बैठे जियांग फैंगमियान से बर्दाश्त नहीं होता तो वो लगभग गुस्से में मैडम यू को रोकते हुए कहते हैं, बस करो यू, बस करो। और कितना तुम इस मासूम से बच्चों को कोसोगी? क्या तुम्हें ज़रा भी इस बच्चे पर तरस नहीं आता? थोड़ा तो तरस खाओ इस पर, आखिरकार ये तुम्हारा अपना नेफ्यू है। ये सुनकर मैडम यू कहती है, नहीं, ये मेरा कोई नहीं है, ये मेरा कोई नहीं है, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये उसी दिन मेरे लिए मर गया था जिस दिन इसकी माँ मुझे छोड़कर गई थी। मैं इसे अपना कुछ नहीं मानती। ये मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है ये मेरे लिए। मर गया, ये उसी दिन मर गया जिस दिन इसकी माँ मर गई। ये कोई नहीं है, कोई नहीं है ये कहती हुई मैडम यू वहाँ से उठती हैं और गुस्से में अपने रूम की तरफ चली जाती हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठे किसी भी शख्स का अब कुछ भी खाने या पीने का मन नहीं था। जैनचेंग वहाँ से उठता है और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद जियांग फैंगमियान भी अपनी चेयर से खड़े होते हैं और विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, विंग बेटा, आंट की बातों का बुरा मत मानना। तुम तो जानते हो ना, तुम्हारी आंट है ही ऐसी गुस्से वाली। उनकी बातों को दिल से मत लगाना, ठीक है? अब आराम से डिनर करो और जाकर आराम करो। ये कहकर वो प्यार से विंग के सर पर हाथ फेरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विंग बस सर नीचे किए रोए जा रहा था। यानली उसे देखकर रोते हुए उससे कहती है, आसियान, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाती तो तुम ये सब नहीं सुनते। यानली बस रोए जा रही थी। उसे देखकर विंग अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, सिजे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे पता था पहले से ही कि ये सब यहाँ होगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, रोइए मत। पर यानली लगातार रोए जा रही थी। वो विंग की बात सुनी नहीं रही थी, जो देखकर विंग की भी आंखों में दोबारा से आंसू आ जाते हैं। वो भी सिसकते हुए कहता है, सिजे प्लीज़ मत रोइए ना। देखिए, मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकता। प्लीज़ मत रोइए, प्लीज़ शांत हो जाइए। यानली भी रोते हुए कहती है, I'm sorry आसियान, I'm sorry। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर तुम मेरे कहने से यहाँ नहीं आते तो तुम्हें ये सब सुनना नहीं पड़ता। I'm sorry आसियान। यानली लगातार रोते हुए विंग को सॉरी बोल रही थी, जो सुनकर विंग उसके सर को अपने कंधे पर रखता है और कहता है, सिचे, ऐसा आप क्यों सोचती हैं? इसमें आपकी गलती नहीं है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो पहले से होता आया है। आंट हमेशा से मेरे साथ ऐसा करती आई हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, तो आप खुद को दोष क्यों दे रही है? ये सुनकर यानली कहती है, क्योंकि इस बार सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस बार सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, बस इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है। माँ तुम्हें क्यों ऐसे बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो क्यों तुम्हें हमेशा बुरा बोलती रहती है? क्यों आसियान? यानली ऐसे ही बस रोए जा रही थी, जो देखकर विंग उसके बालों को सहलाता है और कहता है, सिजे, शांत हो जाइए। सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए, रोना बंद कीजिए। कुछ मिनट बाद जब यानली थोड़ा शांत होती है तो विंग उसे उसके कमरे में छोड़ आता है और खुद भी अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन यानली की शादी की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। मैडम यू एक सर्वेंट से कुछ कह रही थी, तभी उनके पास जैनचेंग आता है और आते हुए कहता है, माँ, मैंने लगभग जो भी ज़रूरी सामान था सब कुछ कार में रख दिया है। आप एक बार जाकर देख लीजिए, अगर मैं कुछ भूल गया हूँ या मैंने कुछ नहीं रखा है तो आप मुझे बता देना, मैं रख दूँगा। ये सुनकर मैडम यू कहती हैं, ठीक है, मैं देख लूँगी। उससे पहले तुम जाओ यानली के रूम में और देखो वो रेडी हुई या नहीं। हमें अभी निकलना है, हमें कहीं देर ना हो जाए, देखो वो रेडी है या नहीं। ये सुनकर जैनचेंग कहता है, ठीक है माँ, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मैडम यू भी वहाँ से चली जाती हैं। जैनचेंग यानली के रूम में जा ही रहा था कि तभी उसे सीढ़ियों पर विंग मिलता है। विंग को देखकर जैनचेंग कहता है, विंग, सब कुछ हो गया? तो विंग कहता है, हाँ, लगभग सब कुछ हो चुका है, तुम एक बार देख लो। ये सुनकर जैनचेंग एक बार पूरे घर में नज़र दौड़ाता है और फिर कहता है, अच्छा लग रहा है सब कुछ। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, तो किया किसने है? मैंने किया है ना, इसीलिए सब कुछ बहुत अच्छा है। ये सुनकर जैनचेंग कहता है, विंग,
इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बस घर को डेकोरेट ही तो किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर लेगा। ये सुनकर विंग कहता है, जियान चैंग, क्या तुम कभी भी स्माइल करते हुए ये नहीं कह सकते कि मैंने काम बढ़िया किया है, मैंने काम अच्छा किया है। ये सुनकर जियान चैंग कहता है, हाँ बहुत अच्छा, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया व्यू शियान। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ इतने बुरी तरीके से बोलोगे, थोड़ा अच्छे से बोलो ना, स्माइल करते हुए अच्छे से। ये सुनकर जियान चैंग कुछ बोलता उससे पहले ही एक सर्वेंट आता है और कहता है, यंग मास्टर, आपको मास्टर बाहर बुला रही हैं। ये सुनकर जियान चैंग कहता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ, तुम जाओ। जियान चैंग के ऐसे बोलने पर वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जियान चैंग विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग क्या तुम सीजी के रूम में जाकर देख लोगे कि वो रेडी हुई या नहीं। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ मैं देख लूँगा, तुम जा सकते हो। तो जियान चैंग कहता है, थैंक यू। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग भी यानली के रूम की तरफ निकल जाता है। विंग यानली के रूम के बाहर खड़ा होकर डोर को नॉक करने ही वाला था कि तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज़ आती है, जो सुनकर विंग तुरंत समझ जाता है कि ये यानली की है, इसीलिए वो डोर को नॉक नहीं करता। वो धीरे से डोर ओपन करता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि यानली ज़मीन पर बैठी है, बेड से टेक लगाकर, और रो रही है। उसे देखकर विंग धीरे से आवाज़ देता है, सीजे। विंग की आवाज़ सुनकर यानली तुरंत अपने आंसू पोंछती है और हड़बड़ाते हुए खड़ी हो जाती है और विंग की तरफ देखकर कहती है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यह सुनकर विंग कोई जवाब नहीं देता। वो यानली से सवाल करते हुए पूछता है, सीजे क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं। तो यानली कहती है, मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं नहीं रो रही, कुछ नहीं हुआ है। विंग एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, सीजे क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं। तो यानली कहती है, कुछ नहीं हुआ है आशियान, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं नहीं रो रही, देखो मैं कहाँ रो रही हूँ। ये कहकर यानली स्माइल करती है, पर विंग फिर से 2 कदम बढ़ाते हुए यानली की तरफ और कहता है, झूठ, बिल्कुल झूठ, सीजे मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे बताइए क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं आप। तो यानली कहती है, आशियान कुछ नहीं है, मैं नहीं रो रही। विंग अब यानली के पास पहुंच गया था। वो उसके कंधों को पकड़ता है और कहता है, सीजे मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं आप, क्या हुआ है, मुझे बताइए, कुछ हुआ है ना, क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं आप। विंग के ऐसे बार बार पूछने पर यानली खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर लगभग रोते हुए विंग को हक कर लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। यानली को ऐसे देखकर विंग अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, सीजे क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं। सीजे प्लीज़ कुछ बताइए ना मुझे, सीजे रोना बंद कीजिए, मुझे कुछ बताइए ना, आप क्यों रो रही हैं, क्या हुआ है। पर यानली कुछ बोल नहीं रही थी, बस वो रोए जा रही थी, जो देखकर विंग थोड़ा डर जाता है। वो डरते हुए कहता है, सीजे मुझे डर लग रहा है, सीजे आसियान को डर लग रहा है, प्लीज़ कुछ बताइए ना, आप क्यों रो रही हैं, क्या हुआ है। ये सुनकर यानली कहती है, आसियान मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर विंग कहता है, क्यों आप ये शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर यानली कहती है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ आशियान, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं ये शादी नहीं कर सकती आशियान। यानली की ये बात सुनकर विंग कहता है, आपने तो फिर उनसे बोला क्यों नहीं, आपने उनसे कहा क्यों नहीं कि आप ये शादी नहीं कर सकती, आप किसी और को पसंद करती हैं। तो यानली कहती है, मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे बहुत कहा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी,
उन्होंने मुझसे कहा कि वो उस अल्फा से मेरी शादी नहीं होने देंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ आशियान। मैं क्या करूँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये कहते हुए याली और भी ज़्यादा रोने लगती है, जो देख कर विंग कहता है सिजे प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ रोना बंद कीजिए। अगर आप ये शादी नहीं करना चाहती हैं तो ये शादी नहीं होगी। मैं आंट को मनाऊंगा इस शादी रोकने के लिए, हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। ये सुनकर याली कहती है नहीं 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 आशियान, अब कोई और तरीका काम नहीं आएगा, अब और कोई तरीका काम नहीं आएगा सिवाय एक के मुझे ऐसा करना होगा। मैं ऐसा कभी करना नहीं चाहती थी पर मुझे अब ऐसा करना पड़ेगा आशियान। ये सुनकर विंग कहता है कि क्या करने वाली हैं आप? हाँ, क्या करने की सोच रही हैं आप? तो याली कहती है मैं खुद को खत्म कर लूँगी पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर विंग कहता है सिजे आप ऐसा सोच कैसे सकती हैं? हाँ नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं कोई तरीका निकालूंगा इस शादी को रोकने का। अगर आप ये शादी नहीं करना चाहती तो पर ऐसा करने की कभी सोचना भी मत प्लीज़। अब जो भी सोच रही हैं प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, मैं रोकूंगा इस शादी को अगर आप ये शादी नहीं करना चाहती तो। ये सुनकर याली कहती है मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आशियान, मैं क्या करूं। मैं प्रेग्नेंट हूँ आशियान, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आशियान। मेरे पास दूसरा और तरीका नहीं है इस शादी को रोकने का, मैं ये शादी किसी हालत में नहीं कर सकती। ये कहकर याली रोते हुए ज़मीन पर बैठ जाती है। याली की बात सुनकर विंग का पूरा शरीर कांप जाता है। वो भी याली के बराबर में बैठते हुए कहता है सिजे क्या कहा आपने? आप प्रेग्नेंट है? ये सुनकर याली और भी ज़्यादा रोने लगती है, जो देखकर विंग कहता है सिजे प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए, अभी आपने क्या कहा? क्या सच में आप प्रेग्नेंट हैं? तो याली रोते हुए कहती है आशियान मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ आशियान, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकती, आशियान, मैं ये शादी नहीं कर सकती। याली की बात सुनकर विंग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और शांत वहीं बैठ जाता है। याली बस लगातार रोए जा रही थी। विंग कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहता है। कुछ देर बाद वो अचानक से खड़ा होता है और याली के कंधों को पकड़कर उसे भी खड़ा करता है और उसकी तरफ देखकर कहता है सिजे मेरे पास एक तरीका है आपको इस शादी से बचाने का, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। ये सुनकर याली अपनी आंसू भरी आंखों से विंग की तरफ देखने लगती है और कहती है कि क्या तरीका है? तो विंग कहता है पहले तो आप रोना बंद कीजिए और अपने आंसू पोंछिए। ये सुनकर याली खुद को थोड़ा शांत करती है और विंग की तरफ देखने लगती है। विंग कहता है ये लीजिए, ये मेरे फॉरेस्ट वाले कॉटेज की चाबी है, आप हमारे बैक डोर से वहाँ चली जाइए। ये सुनकर याली कहती है नहीं, मैं घर से कैसे जा सकती हूँ, अगर माँ को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं मैं नहीं जा सकती। ये सुनकर विंग कहता है सिजे आप इस सब बारे में मत सोचिए, ये सब मैं देख लूँगा, अभी आप सिर्फ अपने बेबी के बारे में सोचिए और आप यहाँ से जाइए, प्लीज़ यहाँ से जाइए। ये कहकर वो याली को सबसे छुपाते बचाते हुए घर के बैक डोर की तरफ ले आता है और वहाँ से उसे बाहर निकालते हुए कहता है सिजे प्लीज़ ध्यान से जाइएगा और अभी के लिए आप वहीं रहिएगा, जब तक मैं ना कहूँ प्लीज़ वहाँ से बाहर मत आना, खास करके कल तक तो किसी की भी नज़रों में मत आना, वहीं रहना। ये कहकर वो याली को वहाँ से भेज देता है और फिर से वापस याली के रूम में आ जाता है और वो चेयर पर बैठकर सोचने लगता है मैंने सिजे को यहाँ से भेज तो दिया और उनसे ये भी कह दिया कि मैं सब संभाल लूँगा, पर मैं क्या करूँ, मैं कैसे रोकूँ इस सब को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
मुझे यकीन है अगर आंट को अभी पता चल गया कि सीजे घर पर नहीं है तो उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी सीजे को ढूंढने में। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग बैठा ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है और वहाँ पर रखे सामान को देखकर वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है। कुछ देर बाद यानली के कमरे में मैडम यू आती हैं और देखती हैं कि यानली अपने ब्राइडल कपड़ों में रेडी होकर आईने के सामने बैठी हुई है, जो देखकर वो स्माइल करते हुए यानली के पास आती हैं और कहती हैं, अच्छा हुआ तुम टाइम से रेडी हो गई, चलो अब हमें निकलना है, हम लोगों को देर हो रही है। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले आती हैं। वो सब लोग कार में बैठकर निकलने वाले थे। मैडम यू और यानली एक साथ जाने वाले थे और जियान फेंगमियान जियान चेंग एक साथ जाने वाले थे। सब लोग कार में बैठ ही रहे थे कि तभी जियान चेंग कहता है, ये विंग कहाँ गया। ये कहकर वो इधर उधर देखने लगता है। मैडम यू उसकी बात सुनकर कहती हैं, वो कोई बच्चा नहीं है जियान चेंग, वो अपने आप आ जाएगा, हमें अब निकलना है, हम लोगों को देर हो रही है, चलो। ये कहकर वो कार में बैठ जाती हैं। उनकी बात सुनकर फेंगमियान कहते हैं, चेंग ऐसा करो, तुम विंग को कॉल करो, पता करो वो कहाँ है और कितनी देर में आ रहा है। उनकी बात सुनकर जियान चेंग विंग को कॉल करता है, पर विंग कॉल पिक नहीं करता, जो देखकर जियान चेंग कहता है, कहाँ गया ये गधा। तभी फेंगमियान कहते हैं, जियान चेंग अगर वो कॉल पिक नहीं कर रहा है तो ऐसा करो, उसे मैसेज करके बोल दो कि हम सब लोग वेडिंग के लिए निकल रहे हैं और वो भी टाइम से वहाँ पहुँच जाए, वरना उसकी आंट बहुत गुस्सा करेगी। और देखो वो हम लोगों को भी बहुत देर से घूर रही है, अब जल्दी से चलो वरना कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी माँ का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाए, मैं उसका गुस्सा नहीं झेल सकता। यह कहते हुए फेंगमियान कार में बैठ गया। उसके पीछे पीछे जियान चेंग भी कार में बैठ जाता है और वो सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वेडिंग हॉल को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। इस खूबसूरत जगह के बीचों बीच स्टेज पर दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान खड़ा था। उस इंसान को देखकर कोई भी अपने दिल को थाम कर अपनी सांसों को रोककर बस उसे निहारता रहे। वो शख्स इतना खूबसूरत था। कहने को आज इस इंसान की शादी है, पर इस इंसान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे पर इस चीज़ को लेकर कोई खुशी नहीं है। आज वांग जी ना चाहते हुए भी इस जगह पर इस शादी के लिए खड़ा है। उसके साथ ही नीचे पूरी लैन फैमिली खड़ी थी। लैन चिरैन, लैन सिचैन और भी कई ऐसे लोग जो लैन फैमिली से बिलोंग करते थे। तभी वहाँ पर प्रीस्ट आते हैं और वो आते ही सिचैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, जेंटलमैन सेरेमनी का वक्त हो गया है, आप लोग ब्राइड को बुला लीजिए। उनके इतना बोलते ही एंट्रेंस से जियान फैमिली अंदर आती है। मैडम यू और जियान फेंगमियान के बीच में यानली खड़ी हुई थी। मैडम यू ने और फेंगमियान ने यानली का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था। यानली के पीछे चेंग चल रहा था और वो लोग सब चलते हुए आते हैं और यानली को वांग जी के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। और मैडम यू प्रीस्ट की तरफ देखकर कहती हैं, आप अब सेरेमनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये कहकर वो सब नीचे आ जाते हैं और उनके जाने के बाद प्रीस्ट स्माइल करते हुए सेरेमनी स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने जो भी उनके मंत्र थे वो पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद मंत्र कंप्लीट करने के वो वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर लान वांग जी, क्या आप मिस जियान यानली को एज अ वाइफ एक्सेप्ट करते हैं। ये सुनकर वांग जी सिचैन की तरफ देखता है और फिर बहुत ही फीकी और खाली आवाज़ में कहता है, यस आई डू। फिर फादर जियान यानली की तरफ देखकर कहते हैं, मिस जियान यानली, क्या आप मिस्टर लान वांग जी को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं। प्रीस्ट की बात सुनकर स्टेज पर ब्राइडल कपड़ों में यानली की जगह खड़ा विंग अपने मन में ही चिल्लाते हुए कहता है, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं। नहीं, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तभी प्रीस्ट दोबारा कहते हैं, मिस जियान यानली, क्या आप मिस्टर लान वांग जी को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं। विंग ना चाहते हुए भी यानली के बारे में सोचकर हमें सिर हिला देता है। ये देखकर प्रीस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं, ये वेडिंग कंप्लीट हुई। मिस्टर लैन, अब आप अपनी ओमेगा वाइफ को किस कर सकते हैं। ये सुनकर वांग जी धीरे से आगे बढ़ता है और विंग को कंधे से पकड़कर उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके दिल दिमाग हर जगह पर तूफान आया हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कहाँ जाए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप वहाँ ऐसे ही खड़ा हुआ था। तभी विंग को
वांग जी के लिप्स अपने फोरहेड पर महसूस होते हैं, जो महसूस करते ही पता नहीं क्यों विंग का माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके माइंड में अभी जो तूफान चल रहा था वो एकदम से बिल्कुल शांत हो गया, बल्कि विंग को वांग जी के छूने पर एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, एक अजीब सा कंफर्ट महसूस हो रहा था। पर यह सुकून ज़्यादा देर तक नहीं चलता। वांग जी के उससे दूर होते ही विंग को फिर से उन्हीं ख्यालों ने घेर लिया जिनसे अभी वो उलझा हुआ था। वेडिंग कंप्लीट हो जाने के लगभग 2 घंटे तक ये लोग वहीं रुकते हैं, सभी गेस्ट से मिलते हैं, डिनर करते हैं, जिसमें 2 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद लैन फैमिली अपने घर के लिए निकल जाती है। विंग और वांग जी एक ही कार में घर वापस जा रहे थे। वांग जी रास्ते भर विंडो से बाहर देखता हुआ आया था। उसने एक नज़र भी उठाकर उस शख्स की तरफ नहीं देखा जिससे अभी अभी उसने शादी की है। घर पहुंचने के बाद जैसे ही कार गेट पर आकर रुकती है, वांग जी बहुत ही रूड और रफ वॉइस में कहता है, उतरो। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर वेल थी, इसीलिए उसे समझ नहीं आता कि वांग जी उसी से कह रहा है या किसी और से, क्योंकि वांग जी अभी भी विंडो से बाहर देख रहा था। उसने अभी भी विंग की तरफ नहीं देखा था, तो विंग को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी फिर से बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहता है, उतरो। ये सुनकर विंग समझ जाता है कि वांग जी उसी से कह रहा है, इसीलिए वो कार से नीचे उतर जाता है। विंग के कपड़े बहुत ही ज़्यादा हैवी थे और वेल की वजह से उससे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिस वजह से उसे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जो देखकर वहीं खड़े सिचेन, जो इन लोगों से पहले घर पर पहुंच गए थे, वो जोया को आवाज़ देते हुए कहते हैं, जोया जाकर संभालो। ये सुनकर जोया तुरंत जाकर विंग को संभालने लगती है और वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर अभी सिचेन और चिरन खड़े हुए थे। सिचेन और चिरन दोनों ही अब कार की तरफ देखने लगते हैं और उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगते हैं। लगभग 2 मिनट बीत जाते हैं पर वांग जी अभी भी कार से बाहर नहीं आया था, जो देखकर सिचेन आवाज़ देते हुए कहते हैं, वांग जी कार से बाहर आओ। ये सुनकर वांग जी कहता है, भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वांग जी की बात सुनकर सिचेन कहते हैं, वांग जी मैंने कहा कार से बाहर आओ, तुम्हारी आज ही शादी हुई है और तुम अभी ऑफिस जा रहे हो, बाहर आओ। तो वांग जी कहता है, भाई मेरे पास अंकल हान का मैसेज आया था और उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया है, कुछ काम है, इसीलिए मुझे ऑफिस जाना होगा। ये सुनकर सिचेन कहते हैं, अंकल हान ने मुझे तो कुछ ऐसा नहीं बताया कि ऑफिस में कुछ काम है। चलो कोई बात नहीं, तुम बाहर आओ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं देख लूँगा क्या काम है। जो सुनकर वांग जी कहता है, भाई अंकल हान ने मुझे मैसेज किया था, इसका मतलब काम मुझसे है, तो मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो ड्राइवर को इशारा करता है और ड्राइवर कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। वांग जी के इस बिहेवियर पर सिचेन को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ विंग को भी बहुत बुरा लगता है। माना कि उसने वांग जी से शादी मजबूरी में की है, लेकिन फिर भी अब वांग जी उसका हस्बैंड है और उसका हस्बैंड पहले ही दिन उसे ऐसे गेट पर अकेला छोड़कर चला गया, इसीलिए उसे बुरा लग रहा था। फिर सिचेन मुड़कर जोया की तरफ देखकर कहते हैं, जोया मास्टर को अंदर ले चलो। सिचेन का ऑर्डर सुनकर जोया विंग को संभालते हुए घर के अंदर ले आती है। जब वो सब घर के अंदर आ जाते हैं तो सिचेन विंग की तरफ देखकर कहते हैं, लेडी जियांग, मेरा भाई बेशक ऊपर से थोड़ा सख्त दिखता है पर अंदर से वो बहुत सॉफ्ट है। उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, वो दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा गुस्सेल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कभी भी उसकी बातों को दिल से मत लगाना। मेरा भाई बुरा नहीं है, कभी भी आप उसे बुरा मत समझना। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, वो दिल का बहुत अच्छा है, बस कभी कभी उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। बस मुझे आपसे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे भाई का ख्याल रखेंगी। फिर वो जोया की तरफ देखकर कहता है, जोया मास्टर को लिटिल यंग मास्टर के रूम में ले जाओ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो आगे बढ़ पाता उससे पहले ही विंग उसे आवाज़ देता है, रुक जाइए। विंग की आवाज़ सुनकर सिचेन जो आगे बढ़ने वाला था वो तुरंत पीछे मुड़कर हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम एक लड़के हो? कौन हो तुम? चिरेन जो वहीं खड़े हुए थे वो भी कहते हैं, कौन हो तुम? और मिस चियानियाली कहाँ हैं? और तुम उनकी जगह क्या कर रहे हो? क्या तुमने वांग जी से शादी की है? कौन हो तुम? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? विंग कहता है, वो मैं
जियान अली का छोटा भाई हूँ। मेरी सिजे ये शादी नहीं करना चाहती थी, उन्हें कोई और पसंद है, लेकिन आंट यू उनकी शादी ज़बरदस्ती आपके भाई से करा रही थी। इसीलिए मेरी सिजे ने खुद को मारने का सोचा, जो मैं कभी होने नहीं देना चाहता। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी सिजे से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने ये शादी अपनी सिजे के लिए की है। इसमें मेरी सिजे की और मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं है। सब कुछ मैंने किया है। मेरी सिजे और मेरी फैमिली को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप सबको धोखा दिया है। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने आप सबको धोखा दिया है। आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने सिजे से बहुत प्यार करता हूँ। इस पूरी दुनिया में इकलौती वही है जो मेरे लिए मेरे जीने की वजह है। मैं उन्हें कभी कुछ नहीं होने दे सकता। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकता। मैंने उनके लिए ये शादी की, उन्हें बचाने के लिए ये शादी की। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने आप सबको धोखा दिया है, आप सबके साथ गलत किया है। इसीलिए आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। आप सब जो भी चाहेंगे, जो भी मुझे सज़ा देंगे, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। पर प्लीज़ मेरी सिजी से कुछ मत कहिएगा, मेरी फैमिली को कुछ मत कहिएगा। उन सबको कुछ नहीं पता। आप जो भी सज़ा देंगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी सज़ा दे सकते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग ये सब बोलते हुए बहुत छोटा सा बच्चा लग रहा था, जिसने आज पहली बार कोई गलती की है और वो उस गलती की माफ़ी मांग रहा है। जो चीज़ कहीं ना कहीं सिचैन और चिरैन दोनों को महसूस हो जाती है। इसीलिए अंकल चिरैन अपनी आवाज़ में थोड़ी नरमी लाते हुए कहते हैं, हमें नहीं पता था कि मैडम यू अपनी बेटी को इस शादी के लिए फ़ोर्स कर रही हैं। वो खुद आई थी हमारे पास इस शादी के लिए, हम नहीं गए थे। अगर हमें ऐसा पता होता कि वो अपनी बेटी को इस शादी के लिए फ़ोर्स कर रही है, तो हम इस शादी को खुद इनकार कर देते। तुम ज़्यादा रो मत, परेशान मत हो, तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर विंग धीरे से कहता है, विभूषण। ये नाम सुनते ही अंकल चिरैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी से कहते हैं, क्या तुम चांग से और वी चांग से के बेटे हो? हाँ, वो दोनों मेरे मॉम डैड थे। आप मेरे मॉम डैड को जानते हैं? क्या आप उनके दोस्त हैं? तो अंकल चिरैन कहते हैं, दोस्त तो नहीं कह सकता, पर मैं उनका क्लासमेट ज़रूर रह चुका हूँ। बच्चे रोना बंद करो, शांत हो जाओ। हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं। तुम्हारी शादी वांगजी से चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना हुई हो, लेकिन अब वांगजी तुम्हारा हस्बैंड है और तुम लैन फैमिली के एक मेंबर हो। हमारी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू सर, मुझे माफ़ करने के लिए। ये सुनकर अंकल कहते हैं, तुम मुझे अंकल कह सकते हो विभूषण। ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है, तो आप भी हमें विंग कह सकते हैं। ठीक है विंग, अब जाओ तुम आराम करो। तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत लंबा रहा होगा, तुम थक गए होगे, जाओ आराम करो। जोया, मास्टर को ले जाओ। ये सुनकर जोया कहती है, ठीक है मास्टर, और वो विंग को वांगजी के कमरे में ले जाती है। विंग के वहाँ से जाने के बाद सिचेन चिरैन की तरफ देखकर कहते हैं, अंकल आप ऐसे कैसे उस शख्स पर भरोसा कर सकते हैं? हम उसे जानते तक नहीं हैं और आपने ऐसे ही उस पर भरोसा कर लिया। अगर वो कोई गलत इंसान हुआ तो मेरे भाई को उसने हार्म किया तो? सिचेन की बात सुनकर अंकल कहते हैं, सिचेन क्या तुमने उसे नहीं पहचाना? ये सुनकर सिचेन कंफ्यूज होकर अंकल की तरफ देखने लगता है, जो देखकर अंकल स्माइल करते हुए कहते हैं, सिचेन क्या तुम्हें याद है जब तुम 10 साल के थे तो मैं तुम्हें अपनी एक दोस्त से मिलाने लेकर गया था हॉस्पिटल में? ये सुनकर सिचेन सोचने लगते हैं। 10 साल का सिचेन अपने अंकल का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल में चल रहा था। अंकल चिरैन एक हॉस्पिटल के रूम का डोर ओपन करके अंदर चले जाते हैं और सामने की तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके सामने एक बहुत खूबसूरत लेडी बेड पर बैठी हुई थी और उसकी गोद में एक बहुत खूबसूरत बच्चा था। उस बच्चे को देखकर सिचेन तुरंत उस बच्चे की तरफ दौड़ते हुए जाता है और उस बच्चे के
गाल को सहलाते हुए कहता है, ये बेबी कितना क्यूट है, कितना खूबसूरत है। मैं क्या इसे अपने साथ ले जाऊं? आंटी, क्या मैं इसे अपने घर ले जाऊं? तो चिरन कहते हैं, सिचैन नहीं, हम उसे अपने घर नहीं ले जा सकते। तुम उसे क्यों ले जाना चाहते हो घर? तो सिचैन कहते हैं, अंकल, ये बेबी कितना क्यूट है, कितना सुंदर है। मैं इसे ले जाकर अपने बोबो को दूंगा, अपने बांगजी को दूंगा। वो कितना खुश हो जाएगा ना इसे देखकर, वो इसके साथ खेलेगा। मेरा बोबो, मेरा लांजान इसके साथ खेलेगा। मेरा लिटिल बनी इसको देखकर कितना खुश हो जाएगा। मैं उसे इसे ले जाकर दूंगा, इसीलिए मैं इसको घर ले जाऊंगा। क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं अंकल? प्लीज़ प्लीज़, क्या हम इसे ले जा सकते हैं? तो अंकल चिरन स्माइल करते हुए कहते हैं, नहीं, हम इसे नहीं ले जा सकते। वो अभी छोटा है ना, अगर हम उसे उसकी मम्मा से दूर ले जाएंगे तो वो सैड हो जाएगा। ये सुनकर सिचैन कहते हैं, हाँ, फिर क्या करें हम? तो वो लेडी कहती है, तुम ऐसा करो, जब ये बड़ा हो जाएगा ना तब तुम इसे अपने घर ले जाना। तो सिचैन कहता है, हाँ, आप इसे हमें देंगी? तो वो लेडी कहती है, हाँ, मैं इसे तुम्हें दूंगी। जब ये बड़ा हो जाए तो तुम इसे अपने भाई के लिए ले जाना, ठीक है? तो सिचैन कहता है, हाँ ठीक है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे अपने बोबो के लिए लेकर जाऊंगा। आप मना नहीं करोगे ना? आप मुझे इसे ले जाने दोगे ना? प्रॉमिस? तो वो लेडी कहती है, हाँ प्रॉमिस। तो सिचैन कहता है, पक्का वाला प्रॉमिस? तो वो लेडी स्माइल करते हुए कहती है, पक्का वाला प्रॉमिस। सिचैन होश में आते हुए कहते हैं, अंकल, क्या ये वही बेबी है? तो अंकल कहते हैं, हाँ, ये वही बेबी है जिसको कभी तुम अपने घर लाना चाहते थे अपने भाई के लिए। देखो, शायद तुम और मैं इस बात को भूल चुके थे, लेकिन किस्मत इस बात को भूली नहीं। ये दोनों एक दूसरे से उसी वक्त जुड़ चुके थे जब तुमने और चांगसा सरन ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था। और देखो, आज ये दोनों एक साथ हैं। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये बच्चा तुम्हारे भाई के लिए ठीक नहीं है, हमारे लांजान के लिए ये ठीक नहीं है? तो सिचैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, अब मुझे कोई भी डाउट नहीं है। मेरे जितने भी डाउट थे सब क्लियर हो गए। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे यकीन है कि इससे बेहतर शायद मेरे भाई के लिए और कोई पार्टनर नहीं हो सकता। ये कहकर वो स्माइल करता है और अंकल चिरन भी स्माइल करते हैं और फिर वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। और लगभग आधे घंटे बाद सिचैन फ्रेश होकर हॉल में सोफे पर बैठ जाते हैं और अपने ऑफिस का काम करने लगते हैं। काम करते करते कुछ टाइम और बीत जाता है। सिचैन घड़ी में देखते हैं तो रात के लगभग 10:30 हो चुके थे और वो ये देखकर कहते हैं, वांगजी ने तो कहा था कि वो जल्दी आ जाएगा, लगभग 2 घंटे का काम है, लेकिन टाइम तो बहुत हो गया, 2.5 घंटे हो चुके हैं। ये लड़का अभी तक घर क्यों नहीं आया? कहाँ रह गया ये लड़का मुझे इतना परेशान क्यों करता है? मुझे समझ नहीं आता। ये कहते हुए सिचैन वांगजी को कॉल करते हैं, पर वांगजी कॉल पिक नहीं करता, जो देखकर सिचैन को और ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अंकल हान को कॉल करते हैं, जो सिचैन के सेक्रेटरी हैं। अंकल हान कॉल उठाकर कहते हैं, जी मास्टर, कहिए। तो सिचैन कहता है, अंकल, क्या ऑफिस में काम ज़्यादा है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ऑफिस में काम है, तो मैं आ जाता। आपने वांगजी को बुलाया, क्या काम ज़्यादा है? वांगजी अभी तक घर नहीं आया। ये सुनकर अंकल कहते हैं, क्या लिटिल यंग मास्टर अभी तक घर नहीं पहुँचे? लिटिल मास्टर तो बहुत पहले ही ऑफिस से निकल चुके हैं और मैं भी अपने घर आ गया हूँ। ये सुनकर सिचैन कहते हैं, क्या वांगजी ऑफिस से निकल गया? फिर ये अभी तक घर क्यों नहीं आया? सिचैन ये सोच ही रहा था कि तभी अंकल हान कहते हैं, मास्टर, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? कोई बात है? तो सिचैन कहते हैं, नहीं अंकल हान, कुछ नहीं हुआ, आप आराम कीजिए, कल को ऑफिस में मिलते हैं। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और फिर सोफे पर बैठ जाता है और वांगजी को कॉल करने लगता है, पर वांगजी कॉल पिक नहीं करता। वो कई बार वांगजी को कॉल करता है, पर वांगजी एक भी कॉल पिक नहीं करता। सिचैन को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था, इसीलिए अब वो जॉन को कॉल करता है। जैसे ही जॉन कॉल पिक करता है, सिचैन बिना उसकी आवाज़ सुने कहता है, जॉन, फाइंड द लिटिल यंग मास्टर, फाइंड आउट वेयर ही इज़ क्विकली।
ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। सिचन वापस से सोफे पर बैठ जाते हैं और वांग जी के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे बाद वांग जी घर वापस आता है। वो आकर देखता है कि सिचन सोफे पर बैठे हुए हैं। रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और सिचन अभी भी जाग रहे हैं। ये देखकर वांग जी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं सिचन उसका ही इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सिचन अक्सर ऐसा करते हैं। जब वांग जी घर लेट आता है तो ऐसे ही वो वांग जी का इंतज़ार करते हैं। ये जानते हुए भी कि सिचन उसका इंतज़ार कर रहे थे, वांग जी बिना उनसे कोई बात किए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। सिचन जो उसे ही देख रहे थे उसे ऐसे जाते देख कहते हैं, वांग जी रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तो वांग जी कहता है, अपने रूम में, और कहाँ जाऊँगा। वांग जी का ये कोल्ड और रूड जवाब सुनकर सिचन कहते हैं, वांग जी क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? तो वांग जी कहता है, नहीं, मैं आपसे नाराज़ क्यों होऊंगा। पर वांग जी के बात करने के तरीके से सिचन समझ गए थे कि वांग जी उनसे नाराज़ है, इसीलिए वो कहते हैं, वांग जी मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो और ये बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते थे और ये शादी करने के लिए कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें फोर्स किया है, इसीलिए तुम मुझसे नाराज़ हो। लेकिन वो मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे जैसे भी सही, लेकिन अब तुम्हारी उस शख्स से शादी हो चुकी है और उस शख्स के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जिनसे तुम ऐसे भाग नहीं सकते जैसे तुम आज भाग गए थे। तुम्हें उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना होगा। सिचन की बात सुनकर वांग जी लगभग हंसते हुए कहता है, भाई आप क्या कर रहे हैं? क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं? उस शख्स से मेरी ज़बरदस्ती शादी कराने के साथ साथ क्या आप उसके लिए मेरे दिल में ज़बरदस्ती फीलिंग भी डाल सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सच में मुझे नहीं लगता आप ऐसा कर सकते हैं। ये कहकर वांग जी और ज़्यादा हंसने लगता है। उसे ऐसे हंसते देख सिचन को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लगभग थरथराती वॉइस में वांग जी का नाम लेता है, पोपो। सिचन की ऐसी कांपती आवाज़ सुनकर वांग जी तुरंत शांत हो जाता है और सिचन की तरफ देखकर कहता है, भाई आपको उस शख्स की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसे कोई भी हार्म नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से उसको कोई तकलीफ़ ना हो, इसीलिए आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाइए आराम कीजिए, बहुत रात हो गई है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सिचन भी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने रूम में लौट जाते हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो अपने भाई को, अपने गगा को हर्ट कैसे कर सकता है? आज उसकी वजह से उसके गगा की आंखों में आंसू थे, बस सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो बिल्कुल बुरा नहीं है, वो इतना बुरा भाई नहीं है। वो अपने गगा को हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसने किया। फिर भी ये कहकर वो ज़ोर से अपने रूम का डोर ओपन करता है, जिससे बहुत तेज़ आवाज़ होती है। उस आवाज़ की वजह से विंग, जो वहीं बेड पर बैठे बैठे ही सो गया था, वो चौंक कर उठ जाता है और गेट की तरफ देखने लगता है। विंग को देखकर वांग जी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से आज मैंने अपने भाई को हर्ट किया। तुम्हारी वजह से आज पहली बार मैंने अपने भाई की आंखों में आंसू देखे, वो भी मेरी वजह से। सब कुछ तुम्हारी वजह से। क्यों आई तुम मेरी ज़िंदगी में? सब कुछ तबाह कर दिया तुमने मेरी ज़िंदगी में आते ही। ना चाहते हुए भी तुमने मुझे बुरा बना दिया। क्यों? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर बैठूँ। चली जाओ यहाँ से। गो टू हेल, दफ़ा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अभी अपने भाई से नीचे प्रॉमिस करके आया हूँ कि मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मुझसे ये प्रॉमिस टूट जाए और मेरा भाई और ज़्यादा मुझसे नाराज़ हो जाए, इसीलिए अभी के अभी गायब हो जाओ मेरी आंखों से। वांग जी लगातार गुस्से में विंग पर चिल्लाया जा रहा था। दूसरी तरफ विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो तो अपने हस्बैंड का वेट कर रहा था ना, बेड पर बैठकर। क्या वो सो गया था? और वो अचानक से जब उठा तो उसके सामने ये सब हो रहा है। उसका हस्बैंड उस पर चिल्ला रहा है। क्यों? किस लिए? क्या कुछ हुआ था? क्या हुआ है? उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस वो हैरानी से, कन्फ्यूज़न में वांग जी की तरफ देख रहा है, जो उस पर बस चिल्लाया जा रहा है।
दूसरी तरफ वांग जी अभी भी चिल्लाते हुए कह रहा था, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना, नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। चली जाओ यहाँ से। अगर अपनी ज़िंदगी से थोड़ा भी प्यार करती हो ना तो चली जाओ, इससे पहले मैं कुछ बहुत बुरा कर बैठूँ तुम्हारे साथ। मुझे खुद कुछ नहीं पता कि मैं किस हद तक बुरा बन सकता हूँ। इसीलिए अगर खुद को बचाना चाहती हो तो चली जाओ, अभी के अभी मेरी नज़रों से गायब हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। पर विंग को वांग जी के इस गुस्से से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो बहुत ही शांत होकर जवाब देता है, मैं चला जाऊंगा। अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते, तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं कल सुबह ही यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम शांत हो जाओ, ज़्यादा गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। विंग की आवाज़ सुनकर वांग जी जो भी इतने गुस्से में चिल्ला रहा था वो अचानक से शांत होकर हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और अपने मन में ही सोचता है कि क्या ये लड़का है, इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है। फिर वो खुद का सिर हिलाकर होश में आते हुए कहता है, तो दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ, और ये मेरी फिक्र करने का दिखावा करने बंद करो। अब उसकी आवाज़ गुस्से में नहीं बल्कि लड़खड़ा रही थी। विंग अभी भी उसको हैरानी से देख रहा था और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम ठीक हो? क्या हुआ है? क्या कुछ हुआ है? मैंने कुछ किया है? तो विंग को ऐसे आगे बढ़ता देख वांग जी पीछे हटकर कहता है, मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे, और तुम्हें सुबह जहाँ भी जाना है चले जाना, बस अभी मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता, इसीलिए अभी यहाँ से चले जाओ। वो अपनी आवाज़ को थोड़ा तेज़ करके कहता है, जो सुनकर विंग कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझसे देखना नहीं चाहते तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो डोर की तरफ बढ़ने लगता है। उसे ऐसे जाते देख वांग जी तुरंत कहता है, रुक जाओ। तो विंग मुड़कर उसकी तरफ देख कर कहता है, अब क्या हुआ? तो वांग जी कहता है, तुम अभी बाहर नहीं जाओगे, अभी गगा जाग रहे हैं और मैं पहले ही उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका हूँ। अगर वो तुम्हें ऐसे रात को रूम के बाहर देखेंगे तो वो और ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, इसीलिए तुम अभी रूम से बाहर नहीं जा सकते, और हाँ, इस रूम में भी नहीं रुक सकते क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। वांग जी की बात सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एक तो सुबह से ही उसने इतने भारी कपड़े पहन रखे हैं जो उसे इरिटेट कर रहे हैं, दूसरा उसके सर पर वेल जिसकी वजह से वो सामने कुछ देख नहीं पा रहा, और तीसरा ये अल्फ़ा जो खुद तो कंफ्यूज है और उसे भी कंफ्यूज कर रहा है। पहले वो कह रहा था कि मैं इस रूम में नहीं रुक सकता, और अब वो कह रहा है मैं बाहर भी नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूं? क्या मैं इनविजिबल हो जाऊं जिससे मैं इसको ना दिखूं? क्या ये बेवकूफ़ अल्फ़ा इतना नहीं समझ सकता? विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करके बहुत ही आराम से वांग जी से कहता है, फिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो वांग जी फिर गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे, बस तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकते और इस रूम में भी नहीं रुक सकते क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। ये कहकर वांग जी बाथरूम में चला गया। जो देख कर विंग लगभग चीखते हुए कहता, कितना गंदा अल्फा है ये, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा बस चले ना तो मैं इस अल्फा का मुंह नोच लूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? क्या मैं बेड के नीचे छुप जाऊँ? ये बहुत गंदा आइडिया है। क्या मैं कवर्ड में छुप जाऊँ? नहीं, इससे तो मेरा दम घुट जाएगा। गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? ये कहता हुआ विंग इधर से उधर देखने लगता है और उसे बालकनी नज़र आती है, जिसे देखकर विंग उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो लगता है आज रात यहीं रुकना होगा, कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये कहकर विंग बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। सामने बहुत खूबसूरत नज़ारा था। तभी विंग उस नज़ारे को साफ साफ देख नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो इरिटेट होते हुए अपनी वेल को खींचकर अपने बालों से निकालते हुए वहीं फेंक देता है और कहता है, ही मुझे समझ नहीं आता आखिर कैसे लड़कियां इसे अपने सर पर डालकर चल लेती है, कितना अजीब और इरिटेटिंग है ये कहकर वो फिर से सामने की तरफ देखने लगता है। सामने बहुत खूबसूरत नज़ारा था। उस बालकनी से लगभग आधा विजिंग शहर नज़र आता था। वहाँ से खड़े होकर पूरे विजिंग शहर में जगमगाती हुई लाइटें नज़र आ रही थी। जितनी ज़्यादा रोशनी उस शहर में थी, जितनी ज़्यादा लाइटें उस शहर में थी, उससे कहीं ज़्यादा घना अंधेरा इस वक्त विंग की आंखों में था। विंग अपनी खाली और अंधेरी आंखों से न जाने कहाँ देख रहा था। वो कुछ देर तक ऐसे ही वहाँ खड़ा रहता है,
जब उसके पैर जवाब दे देते हैं तो वो वहीं पर पड़ी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए जो भी उसके साथ आज पूरे दिन में हुआ उसे सोचने लगता है। और सोचते सोचते पता नहीं कब दिन भर की थकान की वजह से वो वहीं सो जाता है। लगभग आधे घंटे बाद वांग जी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है और रूम में इधर उधर देखने लगता है। फिर खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, कहाँ गया ये? क्या सच में चला गया? वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो सच में एक लड़का है। मुझे अच्छे से याद है भाई ने कहा था जिससे मेरी शादी होने वाली है वो एक लड़की है, पर ये तो लड़का है। क्यों सोच रहा हूँ मैं उसके बारे में? वांग जी खुद को ही झंझोड़ कर अपने चेहरे को कंबल में छुपाते हुए कहता है, सो जा वांग जी, सो जा। तू उसके बारे में क्यों सोच रहा है? सो जा। खुद को ही डांटते हुए वांग जी भी बिस्तर में लेटकर सो गया। हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, ठीक है? गुड बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।